नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लखनऊ की उस इमारत में लगी आग अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही, ये 15 परिवारों के दर्द, सिस्टम के लापरवाही और जवाबदेही की बड़ी कहानी बन गई। जिन कमरों में कल तक भविष्य के सपने पल रहे थे, वहां आज सिर्फ राख बची है। कोई बेटा था, कोई बेटी, कोई नौकरी का सपना लेकर आया था, तो कोई परिवार का सहारा बनने निकला था। लेकिन एक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। 4 अफसर सस्पेंड हो गए, 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और एसआईटी जांच शुरू हो गई है। बेटी खोई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा है, में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देख सकें। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश सस्पेंड है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन 15 जिंदगियां वापस नहीं आ सकती। लखनऊ की ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है, सुरक्षा नियमों की अनदेखी सिर्फ कागजी गलती नहीं होती, उसकी कीमत कभी कभी पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। 15 मौतें या 15 परिवारों का दर्द, 15 अधूरे सपने और अब जवाबदेही की मां। हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा डिजिटल सुधार करते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नई व्यवस्था लॉन्च करते हुए कहा कि अब प्रदेश में रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ जाएगी और नागरिकों को अलग से इंतकाल के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने इसे राजस्व प्रशासन में बेहतर सुधार बताते हुए कहा कि नई व्यवस्था से लाखों किसानों, भू स्वामियों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। इसमें अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी शामिल किया गया है।
हमारा लक्ष्य है प्रदेश के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उनकी समस्या वो जो डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल में क्रांति आई है, उसके माध्यम से उसका सरलीकरण किया गया है। उन्हें नागरिक सेवाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से ही घर बैठे मिल रहा है। अब रजिस्ट्री के लिए आवेदन फार्म पहले से अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इससे पहचान की 100% वो पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या एनआरआई रजिस्ट्री प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, तो अब वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। अब रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः ही दर्ज हो जाएगा और रजिस्ट्री के समय ही इंतकाल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। रजिस्ट्री के समय ही उसको नंबर मिल जाएगा, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा है, उसके अंदर बता रहे थे। और जिन मामलों में खेवट विभाजन की जरूरत नहीं होगी, खेवट का विभाजन नहीं है क्योंकि परिवार के 2 लोग 3 लोग भी उसके अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल मंजूर हो जाएगा। जिनमें खेवट विभाजन की जरूरत नहीं है, जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होता है क्योंकि परिवार के 2 सदस्य भी हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, अलग अलग सदस्यों के नाम होती है। जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होगा उसमें अधिकतम 10 दिनों के भीतर इंतकाल का निपटान इस के माध्यम से किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत ये प्रदेश के लोगों को मिली है। पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 को लेकर शुभारंभ किया गया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे गोयल साहब? आज हरियाणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर पहल हुई है कि रजिस्ट्री के साथ साथ ऑटो म्यूटेशन की, जब रजिस्ट्री मिलेगी म्यूटेशन होकर साथ मिलेगी। इस तरीके की जो नई प्रणाली है उसकी आज यहाँ पे लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उसके अलावा पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 भी लॉन्च किया गया, जो उससे और बेहतर करने के लिए कि व्यक्ति अपने आप फॉर्म भर के रजिस्ट्री करा सके, रजिस्ट्री के अंदर किसी तरीके की और अनियमितताएं ना आ सकें और रजिस्ट्रेशन सिस्टम फास्ट हो सके, इस तरीके के काम का भी लॉन्च किया गया। मैं समझता हूँ इसको हमने पहले 1 महीने से इसका पूरा का पूरा तहसीलों के अंदर एक प्रैक्टिस करने का काम किया और 50,000 रजिस्ट्रियों को ऑटो म्यूटेशन कराने का काम किया। और एक बहुत बड़ी बात कि जो म्यूटेशन के पेंडिंग वो पड़े थे 4 लाख, हमने म्यूटेशन जो है पेंडिंग पड़े उसको करने का काम किया। और 1 लाख जो म्यूटेशन पड़े हैं उनको भी जल्दी हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल हरियाणा ने, हरियाणा माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पहला स्टेट बना ऐसा इसको करने वाला। पहले किया था, अब ये 2.0 एडवांस इसके अंदर सुधार किए गए हैं, तो क्या कहेंगे कि किस प्रकार के सुधार हैं? क्या कुछ सुझाव ऐसे जो मैंने कहा ना कि देखिए, जो पब्लिक के फीडबैक से जो आज जो हमारा फॉर्म था रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का बहुत लंबा था, उसको सरल किया गया कि आदमी व्यक्ति खुद रजिस्ट्री कराने वाला भर सके। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो 4-5 दिन की वेटिंग थी उसको कम करने का काम किया और ऑटो म्यूटेशन इसके साथ जोड़ने का काम किया गया। तो इस तरीके का काम, और उसके बाद पेपर निकाल के जो अंगूठे दस्तक लिए जाते थे उसकी बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक पैड पे बिल्कुल पेपरलेस करने का काम इसको किया। पायलट प्रोजेक्ट पे चलेगा ये पहले स्टार्टिंग? पायलट प्रोजेक्ट हमने किया है, लेकिन आगे भी 1 महीने तक कोई भी अगर इसमें दिक्कतें आएंगी तो उसको तभी के तभी चेंज किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।
दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल मुद्दे को लेकर अहम बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में पानी के वितरण, पाइपलाइन प्रोजेक्ट और किसाऊ डैम परियोजना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा और राजस्थान के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल मुद्दे पर दिल्ली में समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खास तौर पर राजस्थान तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने, जल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और किसाऊ डैम परियोजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जानकारी दी कि किसाऊ डैम को लेकर जल्द ही दोनों राज्यों के बीच MOU पर सहमति बनेगी और प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसाऊ डैम से जो पानी उपलब्ध होगा वो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तीनों को मिलेगा और सभी राज्यों तक पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पहल के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया और समाधान की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी, जो सरप्लस वाटर जो 94 में उनका जो MOU हुआ था, आज उसका नया MOA करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सहमति बनी है और मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्शन करेंगे। आदरणीय CR पाटिल जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, लगातार जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों को लेकर के पानी की मैनेजमेंट, वो हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के बैठकें हो रही हैं। जैसा अभी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने किया है कि लखवार और किसाऊ रेणु का बांध, उसका ऊपर पिछले दिनों सहमति बनी है और जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल संसाधन मंत्री CR पाटिल साहब को और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को कि राजस्थान यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MOA उसका होने वाला है। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई ये बैठक हरियाणा और राजस्थान के बीच जल मुद्दे के समाधान की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब सबकी नजर सोमवार को होने वाली ड्राफ्टिंग और उसके बाद संभावित MOU पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सियासत में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हमला। हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि हरियाणा से जमकर टैक्स और टोल वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में राज्य को उसका हक नहीं दिया जा रहा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा के अधिकारों के लड़ाई लड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि देश में अगर किसी राज्य के साथ सबसे ज्यादा सौतेला व्यवहार हुआ है तो वो हरियाणा है। हुड्डा के मुताबिक केंद्र सरकार हरियाणा से 7 रुपए टैक्स वसूलती है, लेकिन बदले में सिर्फ 1 रुपया लौटाती है। हुड्डा ने दावा किया कि टोल वसूली के मामले में भी हरियाणा सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रति किलोमीटर हर साल करीब 70 लाख रुपए का टोल वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, कुल टोल कलेक्शन के मामले में हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से भी आगे है। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से हरियाणा के हक का पैसा और हिस्सा लेने में पूरी तरह से विफल रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है, तो फिर प्रदेश को उसका उचित अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। जो हरियाणा सरकार है ये विफल सरकार है सेंटर से अपना पैसा हिस्सा लेने में भी। हरियाणा सबसे ज्यादा जीएसटी देता है और सबसे ज्यादा टोल देता है, टोल गिन कर। तो मिलता क्या है, अगर 7 रुपए जीएसटी देता है हरियाणा तो हमारा तो 1 रुपया मिलता है, केवल अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे। देश में टोल की जो वसूली सबसे ज्यादा है हरियाणा में। देश में 60 किलोमीटर पर टोल बूथ होने का नियम है। 60 किलोमीटर पर एक दूसरा बूथ लग सकता है, टोल बूथ लग सकता है। 60 किलोमीटर तक बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में 2 टोलों के बीच में औसत जो है वो 45 किलोमीटर है एवरेज, जबकि गुजरात में 200 किलोमीटर, केरल में 223 किलोमीटर, राजस्थान में 100 किलोमीटर। हाँ तो बता दिया मैंने। सुनवाई होती तो फिर अब क्यों उठाते, फिर तो जरूरत सुनवाई हो जाती तो दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं थी ना भाई। विपक्ष में हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, जहाँ स्टेट के साथ जाती होगी वो। आप लोगों का है काम कि उसको एक्सेलरेट करो। आप भी अपनी पूरी लगाओ ना, जोर लगाओ, साथ दो हमारा, ताकि स्टेट का भला हो जाए। साफ है, हुड्डा ने टैक्स, टोल और हिस्सेदारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में ये बयान आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हिसार के हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन को लेकर ऐसा बवाल मचा कि आधी रात को गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रशासन ने रात के अंधेरे में पाइपलाइन पर लगाया गया टी पॉइंट उखाड़ दिया, लेकिन जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। फिर शुरू हुआ विरोध, हंगामा, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का दौर। भारी हंगामे के बाद हालात मुश्किल से संभाले गए। वहीं मंत्री रणवीर गंगवा और कृष्णलाल पवार ने चिनौत गांव के लोगों को आश्वासन दिया। हांसी में टी पॉइंट हटाने पर क्यों बवाल? आधी रात ऑपरेशन या कुछ नया प्लान? ग्रामीण बनाम प्रशासन, आंसू गैस, लाठीचार्ज। चिनौत गांव में पानी पर क्यों मची जंग? ग्रामीणों की सरकार से गुहार, पानी पर क्यों रार? चिनौत गांव बना छावनी, क्या नहीं सुन रहा प्रशासन? जनता की हठधर्मिता या हक की लड़ाई? ये तस्वीर ये आतिशबाजी को साधारण कार्रवाई की नहीं है। ये तस्वीर जनता को खदेड़ने की है, या यूं कहें जनता की आवाज को दबाने की है। जरा गौर कीजिए, रात करीब 1:30 बजे जेसीबी और हाइड्रा मशीनों के साथ प्रशासनिक अमला चिनौत गांव पहुंचा। मिशन था भाखड़ा पाइपलाइन पर लगाए गए टी कनेक्शन को हटाना। प्रशासन का दावा है कि ये कनेक्शन बिना अनुमति लगाया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये उनके हक के पानी की लड़ाई है। ऐसे में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हंगामे के दौरान एक एएसआई घायल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है महिलाओं समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। यदि देखा जाए तो इस हंगामे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये टी कनेक्शन अवैध था तो क्या प्रशासन ने पहले गांव वालों से संवाद की कोशिश की? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई गई? और अगर ग्रामीण पानी की मांग कर रहे थे तो उनकी समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं निकाला गया? हालांकि ग्रामीणों का आरोप ये है कि पानी की जरूरत को नजरअंदाज किया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि सरकारी पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के अगले ही दिन पब्लिक हेल्थ विभाग की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इस दौरान मौके पर डीसी, एसपी, एसडीएम और कई डीएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। किसने लगाई, किसने नहीं लगाई, इसमें मत करिए, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि आराम से आप अपनी जगह खाली कर लीजिए और ये काम हमें कर लेने दीजिए। ये इलीगल टी लगाई गई है, जिसने भी लगाई है इलीगल टी लगाई है। ये टी ठीक नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत लगाया गया है।
ये स्ट्रक्चर गलत लगाया गया है, इसको हटाने दीजिए। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टी पॉइंट उखाड़कर प्रशासन अपने साथ ले गया, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या पानी की समस्या का समाधान कानून के डंडे से होगा या फिर संवाद और व्यवस्था से? चयनित गांव में फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के मन में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रशासन सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीण अपने हिस्से की पानी की मांग उठा रहे हैं। जो चयनित गांव के लोग हैं उनकी डिमांड थी कि हमें उसी में से कनेक्शन दिया जाए। हमने उसकी बात को मानते हुए, क्योंकि वो तो अमृत की लाइन है, उसमें नहीं दे सकते, लेकिन एक स्पेशल लाइन अलग से चयनित गांव को दे देते हैं, अलग से उनकी मोटरें भी रखवा देते हैं, 24 घंटे वाली लाइट भी लगा देते हैं, लगातार 30 दिन वो नहर चलती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि मैंने पहले भी जो 11 सदस्यीय कमेटी आई थी उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि मैं इस बात को एश्योर करता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लोगों के बहकावे के अंदर ना आए। लोगों ने वहाँ बहका करके जो भोले भाले हमारे ग्रामीण है, हमारी बहनें हैं, भाई है, बच्चे हैं, उनको जो है वहाँ बिठाने का काम किया और उनको एक गुमराह करने का काम किया। किस तरीके से जो है जो अब मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन लोग शामिल है जो धरने को लीड कर रहे हैं या जो लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों ने इस तरीके का वंडर करने का काम किया। इसके लिए बिल्कुल सरकार बहुत बारीकी से और दिशा उसको बहुत बारीकी से देख रहे। मेरा विभाग भी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और मांग का अधिकार है, तो निश्चित तौर से उनको न्याय मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी सरकार और प्रशासन इस विवाद का स्थायी समाधान निकालते हैं या ये लड़ाई आगे और बढ़ती है। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और उचाना मंडी की दिव्यांशी जैन ने इसे सच साबित कर दिखाया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आने पर दिव्यांशी ने हार नहीं मानी, रीचेकिंग का रास्ता चुना। नतीजा ऐसा आया जिसने न सिर्फ उसकी किस्मत बदल दी बल्कि उसे हरियाणा के संयुक्त टॉपर बना दिया। उचाना मंडी के गीता विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा दिव्यांशी जैन को जब 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम मिला तो वो संतुष्ट नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत के मुताबिक अंक नहीं मिले हैं। ऐसे में उसने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया। रीचेकिंग के बाद साइंस और फिजिकल एजुकेशन में उसे 100 अंक मिले, जबकि हिंदी में भी 1 अंक बढ़ गया। इसके साथ ही उसके कुल अंक 492 से बढ़कर 499 हो गए और वो हरियाणा की संयुक्त टॉपर बन गई। रिजल्ट आया है उस दिन बच्ची मेरे पास रोते हुए आई। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे को बच्ची से उम्मीद नहीं थी कि ये कम मार्क्स लेगी, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों की मेंटल स्टेटस को देखते हुए मैंने बच्ची को समझाया और मैंने कहा कि बेटा हम आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हैं, आप निश्चय ही आपका हमने क्वेश्चन पेपर सारे सुने हैं तो आप निश्चित रूप से पूरे मार्क्स लोगे और जो आपकी अचीवमेंट आप चाहते थे वो मिलेगी, और वो मिली भी। बच्ची आज बहुत खुश है। पहले मेरे मार्क्स कम थे पर अब मेरी उम्मीद के बराबर मेरे मार्क्स आए हैं और मैं इसके लिए मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतने अच्छे मुकाम तक पढ़ाई करने के लिए सहयोग किया मेरा। और स्पेशली मेरी बहन मेरे लिए मार्गदर्शक बनी है। हाँ, पहले गुड़िया के 492 नंबर आए थे तो ये इससे खुश नहीं थी। इसने कहा पापा मेरे नंबर कम है और मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, तो मुझे रिवैल्यूएशन चाहिए। तो मैंने इसके स्कूल में भी गई थी, ये बच्चे स्कूल की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला और इसके फार्म दोबारा भरवाए गए तो उसको 499 मार्क्स आया, जो हरियाणा में टॉप है अभी ये। और इससे पहले भी फर्स्ट जो लड़की थी बड़ी मेरी, वो भी हरियाणा में टॉप की थी, उसके भी 500 में से 500 ही मार्क्स आए थे रिवैल्यूएशन में। तो मैं कहते हुए लड़कियां किसी से कम नहीं है इस टाइम में। तो क्या नाम, मैं स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल मैम का भी, सारे स्टाफ का, मैनेजमेंट का, जिसने इतना मदद की और अच्छा मार्गदर्शन किया बच्चे का भी।
दिव्यांशी की सफलता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि यदि अपने प्रदर्शन पर भरोसा हो तो सही मंच पर अपनी बात रखने से परिणाम बदल सकते हैं। साथ ही ये मामला परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अंकों का अंतर कैसे रह गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 492 से 499 अंक और एक साधारण छात्रा से हरियाणा टॉपर बनने तक का सफर दिव्यांशी जैन की कहानी मेहनत, आत्मविश्वास और हक के लिए आवाज उठाने की प्रेरणादायक मिसाल बन गई है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।